आवाज आ रही है? कोई एक बच्चा, बस ज्यादा ना बताइएगा, कोई एक बच्चा ही बता दे कि आप लोगों को आवाज आ रही है। चलें चलें, थैंक यू, ठीक हो गया मेरे बच्चों। ले बेटा, सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एंड के ऊपर दोबारा भी बता दूंगा। थर्सडे को 3 तारीख को हमारा चैप्टर नंबर 13 का बड़ा कंप्रीहेंसिव टेस्ट होगा, और टेस्ट क्लास टाइमिंग में होगा, ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट होगा, और आप लोगों ने अच्छी तरह तैयारी करके बेटा इस टेस्ट को देना है। देखिए, हमारा ये मकसद जो टेस्ट, पिछले जो टेस्ट लेने का ये होगा कि आप लोग उन जो पिछले चैप्टर हमने पढ़े हैं उनको भी ना भूलें, और लगातार उनको भी पढ़ते रहें, और फिर आपको कहीं पे मसला है आप हमसे पूछ लो। तो मेरे बच्चे, इसलिए अच्छी तरह तैयारी करके आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 का इस थर्सडे को टेस्ट होगा। क्लास टाइमिंग में हमारी क्लास 3 तारीख को इंशाल्लाह नहीं होगी, बाकी 3 तारीख तक हमारी क्लासेस एज पर शेड्यूल हो रही होगी, उसके बाद 3 तारीख को हमारी छुट्टी होगी, सिर्फ टेस्ट होगा। लो बेटा, क्लास शुरू करने से पहले एक हल्का सा ओवरव्यू ले लें, हम देख लें कि कल हमने क्या पढ़ा था। अगर आपको याद हो बेटा, हमने चैप्टर नंबर 14 शुरू किया है, और चैप्टर नंबर 14 इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमने शेयर्स को डिस्कस किया था कल, और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड और पेड अप कैपिटल क्या है, पब्लिकेशन हमने किस तरह किया करनी थी, और फुली पेड शेयर्स का मतलब क्या था, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू। हमने बेटा ये कल डिस्कशन की थी। अब एक एक करके थोड़ा सा इसको हम दोबारा से रिकैप कर लें कि हमने कंपनी को डिस्कस किया था कि बेटा अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हो तो कंपनी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। और ये पैसा आप कैसे इकट्ठा करोगे, लोगों से कंट्रीब्यूशन करवाओगे। कोई कंट्रीब्यूशन करवाने का कोई तरीकाकार भी तो होना चाहिए था ना। तो मेरे बच्चे, हमने ये सोचा था कि मान लो अगर आपको कंपनी को बनाने के लिए, चलाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस 1 लाख रुपए के छोटे छोटे टुकड़े बना दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे यूनिट्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर, और इन यूनिट्स और पार्ट्स का नाम हमने शेयर्स रखा था। मान लो 1 लाख रुपए के आपने 10 रुपए के 10,000 यूनिट्स बना दिए। अब जो जितने शेयर्स खरीदना चाहता हो, इसको हमने शेयर्स कहा था, जो जितने शेयर्स खरीदना चाहता उतने खरीद ले, और कंपनी को उतना पैसा आता जाएगा। मान लो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, कोई इन्वेस्टर सीए आया, उसने 2500 शेयर्स खरीद लिए, 10 रुपए का एक शेयर, तो बेटा ये 25,000 कंपनी को पे करेगा ना। बाकी जो 2500, जो 7500 रह गए हैं, 2500 करके मान लो 3 लोग मजीद आ गए, और 10 के 10,000 शेयर्स खरीद लिए, और कंपनी को 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। ये जो बंदा शेयर्स खरीद के बैठा होता है बेटा, इसको हमने कहा था ये शेयर होल्डर है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि शेयर कैपिटल क्या होता है। ये शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ना बेटा। जो शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो लोगों के शेयर से हम इकट्ठा करते हैं, लोगों को शेयर इशू करके इकट्ठा करते हैं। और जब कोई बंदा शेयर्स खरीदता है, आपको याद, हमने डिस्कस किया था, उसको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, या उसको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, जो इस बात की एविडेंस होती है कि वाकई ही इस बंदे ने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। और उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है कि इस बंदे ने कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे हैं, और कहां से लेके कहां तक इसके पास शेयर्स हैं, उसका नाम आ रहा होता है, और कंपनी की सील लगी होती है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, जो इस बात की एविडेंस होती है कि वाकई ही इस बंदे ने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। और ये हमने डिस्कस किया था, ये जो शेयर है, ये शेयर सर्टिफिकेट आपके पास एक प्रॉपर्टी की तरह है। प्रॉपर्टी की तरह है मतलब क्या, कि जिस तरह प्लॉट होता है ना बेटा, आपने किसी जगह के ऊपर प्लॉट खरीदा हो, तो वो आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है, उसको आपको, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। इसी तरह जो शेयर आपके पास है, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है। इसके जो भी, मान लो कि इसके साथ कुछ राइट्स जुड़े हुए हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, हमने ये चीजें डिस्कस की थी कल मेरे बच्चे। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था, ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसको आगे आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन जब ट्रांसफर कर रहे होंगे ध्यान रखिएगा आपने आर्टिकल्स के मुताबिक ट्रांसफर करना है। फिर हमने नेचर ऑफ शेयर्स को डिस्कस किया था कि शेयर्स आपके पास एक प्रॉपर्टी की तरह है, इसके साथ कुछ आपके राइट्स जुड़े हुए हैं, डिविडेंड का राइट है, उसको ट्रांसफर करने का राइट है, उसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी उसके ऊपर आपका राइट है, कल कंपनी खत्म होगी तो उसके ऊपर कुछ राइट्स होंगे। खैर, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी बंदे को, और हमेशा फुली पेड होने चाहिए। और इसके ऊपर एक डिस्टिंक्टिव नंबर लिखा आ रहा होता है हर शेयर के ऊपर, अलग-अलग, और ये कंपनी की सील लगा के हम इशू कर रहे होते हैं। ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की। उसके बाद बेटा हमने ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल का डिस्कस किया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल तो बेटा मेमोरेंडम के अंदर हमने लिखा था, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कोई कंपनी पब्लिक को इशू करके इकट्ठा कर सकती है पूरी जिंदगी के अंदर। और ये वो अमाउंट है जो हमने डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है, लाजमी नहीं कि हमारे पास इकट्ठी भी हो गई है। और हमने डिस्कस किया था जो एक्चुअली में इकट्ठी हो गई है, जो शेयर इशू करके हमने इकट्ठी कर ली है अमाउंट, उसको हमने पेड अप कैपिटल का नाम दिया था। तो बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल को हमने इस जार से वो दिया था। मान लो कि इसको हमने समझने की कोशिश की थी कि ये जार की एग्जांपल मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल की है, ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, यानी कि जो लिमिट आपने डिसाइड कर ली है ये मैक्सिमम यहां तक भर सकता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल आप इकट्ठा करते 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 मैक्सिमम इस लिमिट तक आ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इसमें मजीद पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। और फिर हमने डिस्कस किया था पेड अप कैपिटल वो है जो इस ऑथराइज्ड कैपिटल में से आपने शेयर इशू करके दुनिया से इकट्ठा कर लिया है, जो एक्चुअली में आपके हाथ में पैसा पड़ा हुआ है, जो कंपनी के अकाउंट में जो पैसा पड़ा होगा वो ये पेड अप वाला है।
जो अभी तक आपने लोगों को शेयर इश्यू नहीं किया, कि आपके पास ही पड़ा हुआ ऑथोराइज कैपिटल का हिस्सा, वो तो बेटा अनपेड है। जो शेयर इश्यू कर दिए और उसके ऊपर पैसा इकट्ठा कर लिया, ये आपका पेड अप है। और हमने डिस्कस किया था ये पेड अप कैपिटल बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम ये इस लिमिट तक जा सकता है, और इस लिमिट का नाम हमने ऑथोराइज कैपिटल रखा हुआ था, और ये पेड अप कैपिटल है। और हमने डिस्कस किया था जो पेड अप कैपिटल है ये मैक्सिमम बढ़ के हमारे ऑथोराइज कैपिटल के बराबर हो सकता है, लेकिन पेड अप कैपिटल कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से ऊपर नहीं जा सकता, ये इसकी हद है, इसकी हद है। सर इस हद को बढ़ाना चाहे तो फिर क्या होगा बेटा, हमने डिस्कस किया था आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और मेमोरेंडम को चेंज करो, उसमें इस लिमिट को बढ़ा लो। खैर, तो बेटा ये कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इशूड कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल के दरमियान में डिफरेंस को डिस्कस किया। पब्लिकेशन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल का हमने डिस्कस किया था कि कंपनी किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, नोटिस के ऊपर कोई भी ऑथोराइज कैपिटल को मेंशन करेगी, जहां पर भी ऑथोराइज कैपिटल से तो बेटा हमने डिस्कस किया था कंपनी की हैसियत का हमें सही आइडिया नहीं होता, क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल तो आपने कागजों के अंदर लिखा हुआ, लेकिन जब आप उस ऑथोराइज कैपिटल में से लोगों को शेयर इशू कर देंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, वो एक्चुअली में आपके पास पैसा आ रहा होगा। तो हमने डिस्कस किया था कि कंपनी धोखा देती थी लोगों को, बड़ा करके ऑथोराइज कैपिटल दिखा देती थी, लोग देखते थे पता नहीं कंपनी के पास इतना पैसा है, जबकि वो तो सिर्फ कागजों में लिखा हुआ है कि कंपनी सारी जिंदगी में इतना पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो हमने डिस्कस किया था एक्चुअली में जो वर्थ का पता चलता है वो पेड अप कैपिटल से चलता है। इसलिए किसी जगह के ऊपर भी जितना प्रोमिनेंट करके आपने ऑथोराइज कैपिटल लिखना है, उतना ही प्रोमिनेंट करके आपने पेड अप कैपिटल भी लिखना है। तो ये बातें बेटा हमने कल डिस्कस की थी। कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी फुल्ली पेड शेयर इशू होंगे, और नॉमिनल वैल्यू का हमने डिस्कस किया था, शेयर के ऊपर जो वैल्यू लिखी आ रही होती। जब हमने शेयर्स कंपनी के बनाए थे, जब हमने कंपनी के शेयर कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड किया था, उसके ऊपर हमने एक वैल्यू लिखी थी, इस शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। बेटा ये जो फेस के ऊपर कंपनी के जो वैल्यू लिखी होती है, आपने इसको कहा था ये फेस वैल्यू हो सकती है, ये नॉमिनल वैल्यू कह लो, इसको पार वैल्यू कह लो, स्टेटेड वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी हुई है। कंपनी जब भी शेयर इशू कर रही होगी, दिमाग में रखिएगा, कंपनी जब भी शेयर इशू कर रही होगी वो फेस वैल्यू के ऊपर ही इशू करती है, स्वाय कुछ एक्सेप्शंस के, वो आप ये फाइनल में जाके पढ़ लोगे। अदरवाइज बेटा जब कंपनी शेयर इशू करेगी वो फेस वैल्यू के ऊपर इशू करती है। उसके बाद बेटा हमने मार्केट वैल्यू को डिस्कस किया था। ये जब हमने शेयर इशू कर दिया मार्केट में, अब इसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेटा उसके बाद आज हमने अपना टॉपिक डिस्कस करना है क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। लो बेटा हमें ये तो पता चल गया था, आप ध्यान से मेरे बच्चों सुन लीजिएगा, हमने ये तो पता चल गया सर कि शेयर कैपिटल, ये जो शेयर कैपिटल है इसको हम शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कैपिटल है ये बहुत सारे लोगों को शेयर इशू करके हमने इकट्ठा किया हुआ, या ये कह लो कि इस शेयर कैपिटल के अंदर बहुत सारे लोगों का शेयर है, इसलिए मान लो कि हमने इसका नाम रख दिया शेयर कैपिटल है। एक ऐसा कैपिटल जो लोगों को शेयर इशू करके हमने इकट्ठा किया है। अब ये जो शेयर कैपिटल है मेरे बच्चे, मुझे एक चीज बताओ, ये कहां पे मेंशन किया होता है, मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स के अंदर? सर हमने मेमोरेंडम में क्लॉज पढ़ी थी, उस मेमोरेंडम की क्लॉज के अंदर लिखा आ रहा था ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऐसा था कि नहीं मेरे बच्चे? हमने मेमोरेंडम की क्लॉज के अंदर सर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की क्लॉज पढ़ी थी। तो मेरे बच्चे वहीं पे हमने लिखा था कि कंपनी का टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, उसको कितने नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड किया है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ऐसे ही ना था मेरे बच्चे? तो सर ये लिखा आ रहा था मेमोरेंडम के अंदर, इसका मतलब है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिखा आ रहा होता है हमारे मेमोरेंडम की क्लॉज के अंदर। अगर तो बेटा मेमोरेंडम की क्लॉज में खाली इस तरह एक बात लिखी हुई है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल इतना होगा, उसके इतने नंबर ऑफ शेयर होंगे, इतनी वैल्यू होगी, मान लो कि अब कंपनी एक ही तरह के शेयर दुनिया को ऑफर कर रही होगी जिनको हम कह रहे होंगे ऑर्डिनरी शेयर्स, लेकिन बेटा याद रखिएगा कंपनी ने अगर यहां पे ये बातें लिखते हुए साथ एक मजीद लाइन ऐड कर दी कि ये जो हमारा कैपिटल है, ये हमारा जो ऑथोराइज्ड कैपिटल की जो हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये हमारा कैपिटल, इसकी कई काइंड्स और क्लासेस हो सकती हैं, काइंड्स और क्लासेस हो सकती हैं, याद रखिएगा। अगर तो आपने इस तरह की स्टेटमेंट मेमोरेंडम के अंदर लिखी होगी, आगे आप जाके आप क्या कर सकते हो, इसकी मजीद क्लासेस और काइंड्स बना सकते हो। लेकिन सर अगर आपने मेमोरेंडम के अंदर ना लिखा हो, फिर बेटा आप इस शेयर कैपिटल की डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस, होता है ना, जिस तरह जस्ट मैं बात कर रहा हूं समझाने के लिहाज से कि सारे लोग एक ही जात के होंगे, अगर इस तरह की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होगी, सारे शेयर्स की एक ही हैसियत होगी अगर इस तरह की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी होगी। लेकिन अगर बेटा आप ये डिस्क्रिप्शन लिख लो, ऑथोराइज शेयर कैपिटल के नीचे ये लाइन लिख लो कि ये जो हमारा ऑथोराइज कैपिटल है, इसकी फ्यूचर में जाके हम कई काइंड्स और क्लासेस बना सकते हैं, इसको कई जात पात के अंदर आके हम डिवाइड कर सकते हैं, तो बेटा फिर ही आप इसकी क्लासेस और काइंड्स बना सकोगे। सर अगर भूल गए हो, हम चाहते हो फ्यूचर में जाके, लेकिन हमने ना लिखा हो शुरू के अंदर, तो क्या होगा भाई, मेमोरेंडम है ना,
मेमोरेंडम को चेंज करो। सर कैसे करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और मेमोरेंडम के अंदर ये लाइन लिख लो कि हमारा जो ऑथराइज कैपिटल होगा उसकी कई काइंड्स और क्लासेस हो सकती हैं। तो सर वो मेमोरेंडम में तो एक लाइन लिखी होगी ना, आगे डिटेल क्लासेस की जो काइंड्स की वो कहां पे लिखी होगी? वो तो हमें पता है बेटा, हमारे आर्टिकल्स के अंदर लिखी आ रही होती है। जो मजीद डिटेल होगी वो हमारे आर्टिकल्स में लिखी आ रही होगी। तो अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, सिंपल है कि हमारा जो शेयर कैपिटल है बेटा, अगर मेमोरेंडम में आपने ये बात लिखी हो और आर्टिकल्स में आगे मजीद क्लासेस तय की हो तो आप इसकी कई क्लासेस और काइंड्स बना सकते हो, काइंड्स और क्लासेस बना सकते हो। बेटा जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने लास्ट के ऊपर करने हैं, आप नोट करते जाए साइड के ऊपर, और जब मैं आपको कहूं उसी वक्त क्वेश्चन वहां पे लिखिएगा, अभी भी ना लिखिएगा, उसी वक्त क्वेश्चन बस लिखते जाइएगा। इंशाल्लाह मैं सारे आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, यहां पे लाइव इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं आपको। अब बेटा हमने काइंड्स और क्लासेस को डिस्कस करना है। अभी हमने देख लिया कि बेटा जो हमारा शेयर कैपिटल होता है उसकी आप कई काइंड्स बना सकते हो, कई काइंड्स बना सकते हो। अब हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह की काइंड्स हैं, एक का नाम है ऑर्डिनरी शेयर, एक का नाम है प्रेफरेंस शेयर। एक का नाम है ऑर्डिनरी शेयर, एक का नाम है प्रेफरेंस शेयर। ये दो काइंड्स बेटा हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमने इनको यहां पे पढ़ना है अभी। और ये भी याद रखो, एक काइंड के अंदर आप मजीद क्लासेस भी बना सकते हो, इसमें के अंदर मजीद क्लासेस आ सकती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा सीएफई कॉलेज है, सीएफई कॉलेज है, इसके अंदर कई काइंड्स के कोर्सेज हो रहे हैं। इसमें सीए भी हो रहा है, इसमें एससीसीए भी हो रहा है, एमबीए भी हो रहा है और इंटरमीडिएट भी हो रहा है, मान लो मेरे बच्चे। और आगे आपको पता है कि ये जो सीए का काइंड है, कोर्स की एक काइंड है, इसमें मजीद आगे क्लासें भी चल रही हैं। क्लासें चल रही हैं कि नहीं? हमारी यहाँ पे चलो लगा लो लॉ की क्लास है। बेटा ये जो लॉ की क्लास है, क्या सर एक क्लास के अंदर जो लोग बैठे होंगे आगे उनकी मजीद कोई क्लासेस भी हो सकते हैं? नहीं मेरे बच्चे, याद रखिएगा, एक क्लास के अंदर मजीद क्लासेस नहीं हो सकती। एक काइंड के अंदर मजीद क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन क्लासेस के अंदर मजीद क्लासेस नहीं बन सकती। ये दिमाग में रखिएगा। सर आप क्या कहना चाहते हो? मान लो ये जो क्लास है, इसका मतलब है इसमें जितने भी इस क्लास के जो शेयर्स होंगे, जिसने भी खरीदे होंगे, सबके राइट सेम होंगे। बिल्कुल सर, यही तो कहना चाहते हैं। एक काइंड के अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन याद रखो एक क्लास के अंदर आगे डिफरेंट मजीद क्लासेस हो सकती हैं, ना ही उनके राइट डिफरेंट होंगे। एक क्लास के अंदर सब लोग सेम होंगे, एक क्लास के अंदर सब लोग सेम होंगे, लेकिन एक काइंड के अंदर कई क्लासेस हो सकती हैं और आगे क्लास के अंदर मजीद क्लास नहीं हो सकती। मैं बड़ा जोर देके ये बात बेटा इसलिए कह रहा हूं, आपको समझ आ जानी चाहिए कि पहले काइंड्स और काइंड्स के आगे क्लासेस और क्लास के आगे मजीद, उसके अंदर मजीद क्लास नहीं बनेगी। अब बेटा इसको जरा थोड़ा सा हमारे यहाँ पे जो दो तरह के काइंड्स डिस्कस किए हमने, यहाँ पे ये जरा थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश की थी। बेटा मान लो ये अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हो, ये जरा थोड़ा सा ये इसके पीछे चला गया, इसको मैं जरा थोड़ा सा अगर साफ करके मैं आपको बताऊं। ले बेटा हमने क्या किया, ये मान लो हमारा ये ऑर्डिनरी शेयर है, ये ऑर्डिनरी शेयर की काइंड्स हैं, यहाँ काइंड्स हैं, ये हमारा ऑर्डिनरी शेयर है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, इसके हमने दो काइंड्स बनाई, ये सॉरी ऑर्डिनरी शेयर की एक काइंड है, इसके आगे हमने दो क्लासेस बनाई, एक ये क्लास एक ये क्लास। अब देखो ये जो क्लास है इसके राइट थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, ये जो क्लास के राइट थोड़े से डिफरेंट होंगे। और याद रखो एक क्लास के अंदर इस क्लास के अंदर जितने मर्जी मजीद लोग ऐड होते जा रहे हो इन सब के राइट सेम होंगे, और इस क्लास में जितने मर्जी लोग ऐड होते जा रहे हो इन सब के राइट सेम होंगे। इस क्लास के अंदर आगे मजीद क्लासेस नहीं होंगी, याद रखिएगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, जो एक आपके शेयर है ऑर्डिनरी शेयर, उनकी मान लो उनकी जो ओवरऑल जो भी काइंड है उसके आगे मजीद आप क्लासेस में उनको डिवाइड कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल को जरा इसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक दफा मेरे बच्चे आप किताब से इन चीजों को क्लियर कर लो। किताबें आई होप कि आपके साथ पास खुली होती हैं, उनको देखो जरा। क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, द शेयर कैपिटल जो हमने डिस्कस किया, हमने वो लिखा होता है ना मेमोरेंडम के अंदर, जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखा हुआ था उसकी हम बात करने लगे मेरे बच्चे। द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी मे बी डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस। यहाँ पे क्लासेस की जगह के ऊपर काइंड का लफ्ज लिखा होता है, क्लासेस भी गलत नहीं है। यहाँ पे वो मान लो क्लास के लिए वर्ड काइंड का यूज कर रहा है, काइंड के लिए वर्ड क्लासेस का यूज कर रहा है। अदरवाइज यहाँ पे जो बेहतर यही था कि हम यहाँ पे क्लासेस की जगह काइंड लिखते हैं, लेकिन बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता हमारा जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है उसकी हम कई काइंड्स बना सकते हैं, उसकी कई हम काइंड्स बना सकते हैं। जैसे हमारे सिलेबस में दो हैं, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस।
आर देयर में बी जस्ट वन क्लास ऑफ शेयर, और हो सकता है अगर नहीं आपने कुछ लिखा हुआ एक क्लास भी हो सकती है। विद इन ईच क्लास ऑफ शेयर, जब आपने काइंड बना ली और आगे उसकी मजीद क्लासेस बना ली, इसकी बात करने लगा। विद इन ईच क्लास ऑल द शेयर मस्ट बी ऑफ द सेम फिक्स्ड नॉमिनल अमाउंट। अब इसका क्या मतलब है सर? देखो बेटा, मान लो ये हमारे ओवरऑल शेयर कैपिटल है, इसकी हमने दो क्लासेस बना दी, एक का नाम रखा ऑर्डिनरी शेयर, एक का नाम रखा प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसके अंदर हमने एक ऑर्डिनरी शेयर के अंदर एक क्लास ऐसी बनाई जिसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए है, एक क्लास ऐसी बनाई जिसकी नॉमिनल वैल्यू 50 रुपए है, एक क्लास ऐसी बना दी जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है। तो कहता है बना सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर मजीद आगे डिफरेंट फेस वैल्यू के शेयर्स नहीं होंगे। उस क्लास के मान लो ये जो एक क्लास हमने बनाई उसकी 10 है, तो सारे शेयर्स उसमें 10 रुपए वाले ही होंगे। विद इन ईच क्लास ऑफ शेयर ऑल द शेयर मस्ट बी ऑफ द सेम फिक्स्ड नॉमिनल अमाउंट। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह सर बना सकते हैं? अगर हम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को काइंड और उसमें क्लासेस में डिवाइड करना चाहते हो तो सर तरीकाकार क्या होगा? भाई एक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अच्छा शेयर कैपिटल वाली होगी तो उसको शेयर्स को डिवाइड कर सकती है ना मेरे बच्चे। अगर है गारंटी लिमिटेड कंपनी, अगर शेयर कैपिटल उसके पास है ही नहीं तो वो क्या करेगी? कुछ भी नहीं है, उसकी क्लासेस थोड़ी बनेंगी। ये जो क्लासेस बनेगी उसी कंपनी के लिए बनेंगी जो हैविंग शेयर कैपिटल वाली। एक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल इशू ओनली फुल्ली पेड शेयर। ये तो हमें पता है सर, एक कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी वो हमेशा फुल्ली पेड हुआ करेंगे, पूरा पैसा रिसीव होगा तो शेयर इशू होंगे, अदरवाइज शेयर इशू नहीं होंगे। विच मे बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब यहाँ पे वो सही तरीके वाली बात कर रहा है जो हमें समझ में आ रही है कि वो जो शेयर कैपिटल है उसकी कई काइंड्स हो सकती हैं एंड क्लासेस, और आगे उसकी मजीद क्लासेस भी हो सकती हैं। लेकिन कब होगी? अगर हमारे आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में इस बात की इजाजत होगी और सारा कुछ लिखा होगा। मेमोरेंडम में इजाजत देते होंगे और आर्टिकल्स में उसकी हमने सारी आगे डिटेल लिखी होगी कि किस क्लास के क्या राइट है, किस किस तरह के होंगे, नॉमिनल वैल्यू क्या होगी और उनके राइट डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, वो सारा आर्टिकल में लिखा रहा होता है। दोबारा सुन लो मेरे बच्चे, कंपनी जो शेयर कैपिटल वाली हो जब भी शेयर इशू करेगी फुली पेड होंगे, और वो क्या कर सकती है अगर उसका मेमोरेंडम इजाजत देता होगा और आर्टिकल में उसकी डिटेल सारी होगी, वो अपने शेयर कैपिटल को डिफरेंट काइंड्स में और आगे क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि काइंड और उसके आगे मजीद बीच में क्लासेस हो सकती हैं। ये काइंड और बीच में क्लासेस है और क्लासेस के अंदर मजीद क्लासेस नहीं बनती। अब यही बात दोबारा कर रहा है, एक कंपनी शैल हैव मोर देन वन काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि कई काइंड के उसके पास शेयर कैपिटल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है कई काइंड्स के अंदर, ओनली इफ इट हैज ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर उसके मेमोरेंडम में ये बात लिखी हुई है कि हमारा जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसकी कई काइंड्स हो सकती हैं, बेटा तभी होंगी। और ये कैसे लिखा आ रहा होता था, मैंने आपको दोबारा बता दूं, हमने ये डिस्कस किया ना, जो मेमोरेंडम में ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा आ रहा होता है उसी के साथ नीचे हमने लाइन लिख देनी है, ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसके हम कई काइंड्स और क्लासेस बना सकते हैं, काइंड्स और क्लासेस बना सकते हैं। ले बेटा, अब हम ये जो हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह की काइंड्स हैं उनको हम थोड़ा सा आपस में कंपेयर करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। हमारे सिलेबस में ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये दो काइंड्स हैं। यहाँ पे ये दो काइंड्स का जिक्र होने लगा है, आगे इनमें मजीद क्लासेस का भी हम डिस्कस करेंगे, मजीद क्लासेस का भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो सर ये हमें थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बता दो, ये प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है, इसका मेरे बच्चे थोड़ा सा ये समझने के लिहाज से जस्ट मैं आपको बताने लगा। मान लो बेटा, हमें ये तो पता है कि कोई भी कंपनी हो, कंपनी एक बिजनेस है। कंपनी क्या है मेरे बच्चे? कंपनी एक बिजनेस है और बिजनेस को करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। अगर सर कंपनी एक बिजनेस है और बिजनेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको पैसा चाहिए होगा, आपको पैसा चाहिए। और ये पैसा अगर आपको याद हो हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं सर? हम उधार भी ले सकते हैं, हम उधार भी ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं और शेयर इशू करके भी ले सकते हैं, शेयर इशू करके भी ले सकते हैं। अब देखिएगा, देखो बेटा, जब भी कोई कंपनी लोन लेने जाएगी ना बैंक के पास, इसकी कंडीशन बड़ी टफ होगी, बड़ी सख्त कंडीशंस के ऊपर बैंक लोन दे रहा होगा। लेकिन हमें यह पता है कि अगर हम शेयर्स लोगों को ऑफर कर दें, इससे जो पैसा इकट्ठा होगा उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है सॉफ्ट होती है। और आपको यह भी पता है जब भी आप लोन लोगे इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे, पक्की बात है। और जब आपने शेयर इशू किया है इसके ऊपर हमेशा डिविडेंड होता है। डिविडेंड का मतलब क्या है? प्रॉफिट आएगा तो इनको कुछ पे करना है, अदरवाइज नहीं पे करना। और जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है बेटा, प्रॉफिट आए या ना आए आपने पता है आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब जरा प्रेफरेंस शेयर्स को देखिएगा हुआ क्या। मान ले बेटा ये मिस्टर सीए है, इसके पास पड़ा हुआ 1 लाख रुपया,
इसके पास है 1 लाख रुपया। अब जब मान लो कंपनी को पता चला कि भाई देखो बैंक से लोन लेंगे तो मुश्किल होगी, हम क्यों ना ये मिस्टर जो सीए है इसको कहें कि भाई आप हमें 1 लाख रुपया दे दो और हमारे शेयर्स खरीदो। कंपनी आई इस मिस्टर सीए के पास और उसको कहा कि देखो सर आप ऐसा कर लो, आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। अब मिस्टर सीए सियाना है, सीए है ना, ऐसे थोड़ी करेगा। वो कहेगा देखो सर अगर मैं आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे क्या पे करोगे? वो कहेंगे डिविडेंड। तो कहता है सर अगर आपने डिविडेंड ना कमाया तो फिर तो मेरा नुकसान होगा ना। अगर मैं यही पैसा बैंक में लगाता हूं, यही पैसा बैंक में इन्वेस्ट करता हूं, वहां पे सेव रखता हूं, इस पे क्या होगा, एक तो मुझे बैंक फिक्स इंटरेस्ट पे करेगा। देखो फिक्स इंटरेस्ट पे करेगा, बात सुनते जाना ध्यान से। बैंक क्या करेगा? फिक्स इंटरेस्ट पे करेगा। और उसके बाद सर मुझे एक और सहूलत है, जब चाहूं अपने पैसे वापस ले सकता हूं, जब चाहूं मैं अपने पैसे वापस ले सकता हूं। और सर क्या मुझे आप ये सहूलत दे सकते हो? अब ये कंपनी वाले बैठ के सोचेंगे यार अब क्या करें, पैसे तो हमें चाहिए, बैंक से लोन लेंगे तो जाहिर बात है इंटरेस्ट है, और यहाँ पे मान लो कि इसको अगर हम शेयर इशू करते हैं तो वो तो हमारे पास एक ऑर्डिनरी शेयर है, उनके ऊपर तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो कोई बंदा इनके पास सियाना बंदा आएगा, वो कहेगा वो ये पागल हो, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है। कहते वो क्या? कहता आप अपने जो शेयर कैपिटल है उसकी कुछ काइंड्स बनाओ। कहते ठीक है। उसमें कहता है कि आप ऐसा कर दो, एक काइंड का नाम रख दो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। कहता है अब इसका क्या करेंगे हम, क्या होगा इसके अंदर? कहता है कि आप इसको जाके कहो कि भैया आप ऐसा कर लो हमारे प्रेफरेंस खरीद लो। कहता है इसको उससे क्या होगा? कहता है जो वो चाहता है, जो बैंक में रख के उसको जो सहूलतें मिल रही होंगी वो ये प्रेफरेंस शेयर्स उसको देगा। वो कहता है वो कैसे? अब ये लोग जाएंगे मिस्टर सीए के पास, इस बंदे को साथ लेंगे। अब ये बंदा उसको समझा रहा है सर आप ऐसा कर लो, आप ये चाहते हो ना कि आपको फिक्स रिटर्न मिले। वो कहता है बिल्कुल। कहता बैंक आपको कितना देगा? सर बैंक 8% देगा, है मेरे पैसे के ऊपर, लाख के ऊपर 8% देगा। कहता साल का 8,000 मिलेगा। कहता ठीक। कहता आप ऐसा कर लो, हम आओ हम आपको 10% देते हैं। क्या सर ये फिक्स मिलेगा? मिस्टर सीएम को क्या सर फिक्स मिलेगा? कहता बिल्कुल फिक्स मिलेगा। सर हर साल मिलेगा? कहता बिल्कुल हर साल मिलेगा। क्या सर ये इंटरेस्ट है? कहता नहीं नहीं डिविडेंड है, डिविडेंड है। आप हमारे उस काइंड के शेयर खरीदोगे जिसके साथ ये कुछ सहूलतें हैं। वो क्या है? एक तो जो रिटर्न है, जो डिविडेंड है, वो हम आपको फिक्स पे करेंगे। कहता सर अगर प्रॉफिट ना आया? कहता वो मैं बाद में बताता हूं आपको। प्रॉफिट ना आया तब भी आपको डिविडेंड मिलेगा, फिक्स मिलेगा हर साल में 10% आपके 1 लाख के ऊपर। और सर अगर मैं बैंक में मुझे ये सहूलत है जब चाहूं पैसे वापस ले लूं, और मुझे शेयर्स का पता है एक दफा खरीद लो तो लाइफ टाइम होते हैं। कहता है ये भी हम आपको ये एक वो देंगे, आप जब चाहो हमारे शेयर वापस करके अपना पैसा ले सकते हो। फिक्स रिटर्न, शेयर वापसी, वाह। अब क्या है? अब तो हमें पैसा दे दो, यहां पे इन्वेस्ट कर दो। अब क्या करेगा मिस्टर सीए? इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। और खरीदे कौन से हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। सर नाम प्रेफरेंस क्यों रखा है? अब देखिएगा होगा क्या। बेटा मान लो इसके साथ हमने वादा किया है कि तुझे हर साल 10% मिलेगा 1 लाख के ऊपर। कितना मतलब मेरे बच्चे? 10,000 बनता है। मान लो फर्स्ट ईयर आया, फर्स्ट ईयर हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी को लॉस हुआ, क्या वो डिविडेंड अनाउंस करेगी? नहीं भैया, लॉस में तो डिविडेंड अनाउंस नहीं होता, डिविडेंड होता ही प्रॉफिट में से है। तो फर्स्ट ईयर में तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्या मिस्टर सीए को डिविडेंड मिलेगा? सर हमने वादा तो उसको हर साल का किया है। तो बेटा हमने वादा तो पूरा करना है। होगा क्या? हम यहाँ इस साल जिस साल लॉस हुआ है हम नोट कर लेंगे, हमने मिस्टर सीए का 10,000 देना है। दूसरे साल क्या हुआ? सेकंड ईयर में अगेन लॉस, नो प्रॉफिट, हमने दोबारा लिख लिया मिस्टर सीए का 10,000 देना है, और पिछला भी 10,000 देना है, टोटल 20,000 हमने मिस्टर सीए को देना है। तीसरे साल क्या हुआ? प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट हुआ, और अब हमने क्या करना है? सबसे पहले बाकी ऑनर शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले हम क्या करेंगे? इस साल का 10,000 भी और पिछला 20,000 भी हम मिस्टर सीए को सबसे पहले 30,000 पे करेंगे। सर ये क्या है? बेटा हमने उससे वादा किया था कि उसको हर साल डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड प्रॉफिट में से ही मिलता है। जिन सालों में लॉस आया हम डिविडेंड उसका अक्यूमुलेट करते गए, इकट्ठा करते गए अपने पास। कि सर फिक्र ना करो, जब प्रॉफिट आया हम पिछला जो डिविडेंड था आपका बनता था वो इकट्ठा करके उस साल में पे कर देंगे जिस साल में हमारा प्रॉफिट आएगा। मेरे बच्चे बात हमने कर दी, इसको ध्यान से सुन लो। प्रॉफिट नहीं आया, नो डिविडेंड, लेकिन हमने एंट्री पास कर ली किताबों में, हमने इसका 10 देना है। अगले साल भी प्रॉफिट नहीं आया, नो डिविडेंड, लेकिन हमने नोट कर लिया पिछला 10,000 और इस साल का 10,000 20,000 हमने मिस्टर सीए को पे करना है। तीसरे साल मान लो अगर प्रॉफिट आ गया
इस साल का भी 10,000 और पिछला 20,000 करके 30,000 अब हमने इसको पे करना है। और ये जो है, ये जो मान लो बना है उसका 20,000 अक्यूमुलेट होता जा रहा था, ये अक्यूमुलेशन की बेस के ऊपर हुआ है क्योंकि हमने इसको ये ऑप्शन दिया है तो हमारे कंपनी में ये शेयर्स खरीद ले, प्रेफरेंस शेयर्स खरीद ले, हम अगर जिस साल में तुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा वो हम अक्यूमुलेट कर लिया करेंगे, इकट्ठा कर लिया करेंगे, पे लाजमी करेंगे और मिलेगा भी फिक्स। कंपनी ने जितना मर्जी प्रॉफिट कमाया हो, दिमाग में रखो, चाहे अरबों का प्रॉफिट हुआ हो, इसको 10,000 ही मिलना है। ये नहीं कहेगा वो देखो ऑर्डिनरी शेयर इतना लेकर जा रहे हैं मुझे ज्यादा दो, वो कहेंगे पिछले सालों में वो लॉस भी तो बर्दाश्त कर रहे थे ना, तुझे तो उस वक्त भी 10,000 की एंट्री तेरी हो रही थी और आज तू 30,000 लेके जा रहा है, तेरा पिछले सालों का भी तुझे दिया है और पिछले सालों में उनको तो बेचारों को कुछ भी नहीं मिला। तो याद रखो जब भी प्रॉफिट आएगा सबसे पहले हमने जो प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस का मतलब है फौकियत, तो बेटा इसका नाम ही इसलिए प्रेफरेंस शेयर रखा। यहां पे जो डिविडेंड के और बाकी मामला के ऊपर जो प्रेफरेंस होगी, फौकियत होगी, वो हमने ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देनी है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के ऊपर इसको फौकियत होती है डिविडेंड के लिहाज से, पैसा मिलने के लिहाज से, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना हमने इससे वादा किया हुआ। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब इसको एक एक करके इसके जो डिफरेंसेस हमारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, हमें ये तो पता चल गया प्रेफरेंस शेयर मान लो कि कंपनी इसलिए बना रही होती है ताकि अगर उसके प्रॉफिट्स अच्छे ना आ रहे हो, लोग उसके ऑर्डिनरी शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो तो वो प्रेफरेंस शेयर ऑफर कर दें। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रेफरेंस शेयर तो फिर हर बंदा प्रेफरेंस शेयर ही लेना, ऑर्डिनरी शेयर क्यों लेगा? मेरे बच्चे उसकी भी अभी हम बात करते हैं, क्योंकि जब ज्यादा प्रॉफिट आते होंगे तो ऑर्डिनरी शेयर को ज्यादा मिलेगा है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा है, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के साथ होगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा बारिश आए तो तब भी उनको उतना ही पानी मिलेगा है, यानी कि ये मतलब है कि ज्यादा प्रॉफिट भी आ रहे होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स अमाउंट मिलेगी और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ज्यादा मिलेगी है? और अगर कम आ रहा होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तब भी फिक्स मिलेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बर्दाश्त कर रहे होंगे वहां पे। तो खैर इसको आगे अभी देखते हैं। लो बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ये दो काइंड्स हमने डिस्कस की हैं, ये दो काइंड्स का हमने जिक्र किया है, इसको हमने 4 हिस्सों के ऊपर, 4 लेवल्स के ऊपर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले वोटिंग राइट की बेस के ऊपर, वोटिंग राइट की बेस के ऊपर मैं आपसे एक बात पूछूंगा मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आपने देख तो लिया, इनमें से रिस्क कौन ले रहा होगा? कंपनी के अंदर किसका स्टेक ज्यादा है, किसका रिस्क ज्यादा है? रिस्क कौन ले रहा है? भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो रिस्क उसने तो लिया ही नहीं, वो तो कह रहा था भैया मैं तो ऐसे चलना चाहता हूं जैसे मेरा पैसा बैंक में पड़ा हो, बिल्कुल सेफ पड़ा है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बैंक मुझे फिक्स अमाउंट देगा, आप भी मुझे फिक्स अमाउंट दो, बैंक मुझे जब चाहे मैं पैसे बैंक से वापस ले सकता हूं, आप भी मुझे वापस दो। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के साथ ऐसा है नहीं सर, उनका तो पैसा ताहियात जब तक कंपनी चल रही है तक इन्वेस्ट रहेगा। क्या उनको फिक्स अमाउंट मिलेगी हर साल? नहीं सर, जब प्रॉफिट आएगा तो तब भी उनको प्रेफरेंस शेयर वालों को पे करने के बाद मिलेगा। तो याद रखो कंपनी का फैसला करने की पावर भी उन्हीं के पास होती है जिनका रिस्क लगा होता है। जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिस्क ही नहीं लगा, हम इनको कंपनी की जनरल मीटिंग में नहीं बैठने देते। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप लोग कंपनी की जनरल मीटिंग में नहीं बैठोगे, क्योंकि कंपनी की जनरल मीटिंग में वही बैठे होंगे जिनका रिस्क है, वही फैसला करें कंपनी के फ्यूचर के बारे में। जरा पाकिस्तान के अंदर होता है ना, जो ड्यूल नेशनलिटी लेकर बैठे होते हैं, अल्लाह माफ करे यहाँ पे तो पाकिस्तान में यही मामला है, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, यहाँ पे तो लूट सेल लगी हुई है, उनको हमने कई ओहदे दिए हुए पाकिस्तान के अंदर, हालांकि उनका कोई रिस्क ही नहीं, यहाँ पे रिस्क ही नहीं लगा हुआ, स्टेक ही नहीं लगा हुआ, जब दिल करता है अपना बैग उठाते हैं यहां से मुल्क से चले जाते हैं, इसको लूट खसूट करके इसके अंदर। तो यहाँ पे जो फैसला करने का राइट होना चाहिए उन्हीं के पास होना चाहिए जिनका यहाँ पे रिस्क लगा हो, जो यहाँ पे जिन्होंने यहीं पे रुकना हो। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को राइट होता है वो कंपनी की जनरल मीटिंग में बैठे, वहां पे फैसले करें कंपनी के फ्यूचर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कतई ये राइट नहीं होता कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग में बैठकर वहां पे कंपनी के फ्यूचर के बारे में, कंपनी के भविष्य के बारे में कोई फैसला कर रहे हो। अगर आगे देखो, कहते द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड, उनका हक है टू वोट एट जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, के ये कंपनी की जनरल मीटिंग में बैठ के वोट कास्ट कर सकते हैं। यूजुअली डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैव डिफरेंट वोटिंग राइट, ये भी हम बात करेंगे कि ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं, कुछ के साथ वोटिंग राइट होते हैं, कुछ के साथ वोटिंग राइट नहीं होते। इसलिए तो बार बार यहाँ पे हमारे पिछले सिलेबस के अंदर भी हम पढ़ते थे कि 10% वोटिंग राइट वाले बंदे फलानी जगह के ऊपर अप्लाई करेंगे, 10% शेयर होल्डिंग वाले अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब शेयर होल्डिंग और वोटिंग पावर में भी फर्क है, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस हो सकती है। हो सकता है आपने ऐसे ऑर्डिनरी शेयर खरीदे हो जिनके साथ वोटिंग राइट ही ना हो, फिर तो आप मीटिंग में जाकर नहीं ना बैठोगे, क्या समोसे पकौड़े खाने जाओगे। हो सकता है आपने
ऑर्डिनरी शेयर की ऐसी क्लास खरीदी हो जिसके साथ वोटिंग राइट हो, तो फिर ही आप कंपनी की जनरल मीटिंग में जाओगे। तो खैर पहले तो यहां तक बात रखो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ही राइट रखते हैं कंपनी की जनरल मीटिंग को, लेकिन उनके पास वो क्लास के शेयर होने चाहिए जिनके साथ वोटिंग राइट भी हो। ये बात यहां पे करती है। और अगर हम बात कर रहे हो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की, कहता है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर यूजुअली नॉट इंटाइटल्ड टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। इनको हक नहीं होता जनरल मीटिंग में वोट कास्ट करने का। वोट हमने ये डिस्कस किया था, कंपनी की जनरल मीटिंग में बैठता ही वो है जिसके पास वोटिंग राइट है। अगर वोटिंग राइट नहीं तो क्या समोसे पकौड़े खाने जाएगा वहां पे है? इसलिए वोटिंग राइट वाला ही कंपनी की जनरल मीटिंग में बैठता है, और इसके पास वोटिंग राइट कंपनी की जनरल मीटिंग के लिए नहीं होता। सर अगर मान लो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में होती है, और उससे हमने मान लो कि कंपनी के ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हैं जो हमने डिस्कस किया था, किसी खास क्लाइंट को आपने इफेक्ट कर दिया हो, इससे इफेक्ट हुए हो, तो सर फिर तो ये कोशिश करेंगे ना। बिल्कुल उस वक्त इस तरह के मामलों में हमने इनको राइट दिया होता है कि आप अपनी मीटिंग बुला सकते हो। अपनी मीटिंग में जब आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही होगी, आपकी अपनी जात पात वालों की मीटिंग हो रही होगी, उस मीटिंग में बैठकर आप वोटिंग राइट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंपनी की जनरल मीटिंग में नहीं मेरे बच्चे। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड किस तरह पे हो रहा होगा? देखो मेरे बच्चे, हमने यही डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के मामले में प्रेफरेंस है, फौकियत है। फौकियत क्या है? सबसे पहले जो भी प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड जब अनाउंस होगा, सबसे पहले जो डिविडेंड हमने पे करना है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है। खाली इसी साल का नहीं, अगर पिछले सालों में आपने मान लो लॉस किया था, उसका कम्युलेटिव बेस पर। कम्युलेटिव का मतलब क्या है कि पिछले सालों में जितने में आप लॉस करते आ रहे थे उनका जमा होता आ रहा था, जमा होता आ रहा था, और जिस साल में प्रॉफिट आया आपने पिछला भी सारा इकट्ठा करके इस साल में उनको पे कर दिया। इसको कहना है कम्युलेटिव करना, कम्युलेट करना, इकट्ठा करते आ रहे थे। और ये भी हमें पता है फिक्स मिलना है, फिक्स मिलना है। इसको हमने यही कहा था ना, मान लो कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था, कोई बंदा 1 लाख रुपए के अगर हमारे वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है, उसके ऊपर हमने वादा किया है मुझे 10% डिविडेंड मिला करेगा, हर साल डिविडेंड मिला करेगा। इंटरेस्ट की बात नहीं करनी, क्योंकि ये शेयर्स हैं, ये लोन नहीं ले रहे हम उससे। 10% तुझे डिविडेंड मिलेगा हर साल, तो बेटा उसको 10% ही मिलना है, चाहे हमारे खरबों के प्रॉफिट आ गए। उसको अगर मान लो 10,000 बनता है, उसको 10,000 ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मिलेगा सबसे पहले है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा, और फिक्स मिलेगा जितना इससे तय हुआ था। और जितने पिछले सालों में लॉस हुआ था, अगर डिविडेंड नहीं पे किया था, उसका पिछले सालों का भी इकट्ठा करके हमने इस साल में पे कर देना, जिस साल में प्रॉफिट आया है। और ये कौन है? वी आर इंटाइटल्ड टू रेजिडुअल प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। रेजिडुअल का मतलब क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, उसमें से हमने इनको डिविडेंड पे करना है। रेजिडुअल प्रॉफिट मतलब वो बचा हुआ प्रॉफिट जो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद हमारे पास है, उसको हम कह रहे हैं रेजिडुअल प्रॉफिट। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे रहा हूं बच्चों को। मान लो एक घर हो, उसमें मान लो एक खातून है, उसके 2 बच्चे हैं, और ये उसका हस्बैंड है। अब जब भी घर में कोई खाना पकेगा, वैसे जनरल बात कर रहा हूं, मोस्टली इस खातून खाना की कोशिश होगी कि पहले मेरे बच्चे और हस्बैंड खाएं, पहले वो खा लें, और उसके बाद क्या है, जो बचेगा वो इसका है। और वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये मान लो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मान लो कि फिक्स हमने पे कर उनको दे देना है कि ये लो भैया, और उसके बाद बेटा ज्यादा भी बच सकता है किचन में, और कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। खैर ये जस्ट समझने के लिए बात की थी मेरे बच्चे। आगे वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या है? जब कंपनी खत्म हो रही होगी, जब कंपनी को आप वाइंड अप कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो सर क्या उस वक्त हमें क्या करना है? क्योंकि ये तो हमें पता है मेरे बच्चे, उस वक्त हमें क्या करना होता है, जितनी भी लायबिलिटीज होती है, सबसे पहले तो लोगों की जो क्रेडिटर होते हैं उनकी लायबिलिटी पे करनी है। सारे एसेट बेच के सर हमने लायबिलिटी पे करनी है, लायबिलिटी पे करनी है सर। उसके बाद जो बच गया है उसका क्या करना है? जो बच गया है, दे हैव प्योर राइट ऑफ रिटर्न ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब एक बंदा जिसने 100 प्रेफरेंस शेयर लिया हुआ था, और उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू थे मेरे बच्चे 10 रुपए, नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से याद रखिएगा, इसका कितना बन रहा होगा बेटा? 1000। हमने क्या करना है, इस बंदे को जिसने 100 प्रेफरेंस शेयर लिए हुए थे, नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से हम उन एसेट्स में से अब उसको वापस करेंगे। पहले क्रेडिटर्स की लायबिलिटी वापस करनी है, उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं
उनकी जो नॉमिनल वैल्यू थी शेयर्स के ऊपर, उसके लिहाज से पैसा वापस करना है। हो सकता है मार्केट के ऊपर उस शेयर की, उनके शेयर की वैल्यू उस वक्त 100 रुपया हो, इसको नहीं देखना हमने। मार्केट के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स की क्या वैल्यू चल रही थी उसको नहीं हमने देखना। प्रेफरेंस शेयर को भी बाकी शेयर्स की तरह बेच सकते हो, लेकिन बहरहाल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 100 थी, बेटा इसने 100 शेयर लिया हुआ था मान लो, तो सर क्या इसका ये नहीं हक बनता कि हम इसको 100 के लिहाज से 10,000 पे करें? नहीं मेरे बच्चे, लॉ क्या कहता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको जो पैसा वापस करना है, हमने सारे लायबिलिटी पे करने के बाद क्रेडिटर्स की, जो बच गया है अब शेयर होल्डर में डिवाइड होगा। अब शेयर होल्डर में पहला हक जो प्रेफरेंस है, जो फौकियत है, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को है, सॉरी ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से देंगे। तो उसने 10 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर लिया हुआ था, 100 शेयर लिए हुए थे, 1,000 पे करेंगे। मार्केट वैल्यू चाहे उसकी 100 चल रही हो, ये नहीं कि उसको 10,000 पे कर रहे होंगे, बट नो फर्दर पार्टिसिपेशन इन सरप्लस। इसके बाद और कुछ नहीं मिलना है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जितना बचा, हो सकता है वो बच गया हो सकता है ना बचा हो, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में। इसकी मिसाल हम इस तरह ले रहे थे, मान लो एक फैमिली है, वहां पे खातून खाना है, इसके 2 बच्चे हैं, और वहां पे ये इसका हस्बैंड है, और इन एक मेहमान, एक गेस्ट आ गया। अब बेटा जो खाना पका है, मान लो जो बिरयानी पकी हुई है, सबसे पहले हम किसको सर्व करेंगे? भाई बनता ही यही है, मोस्टली हमारा रिवाज है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेहमान को खिलाना है। गेस्ट को हमने सर्व कर दिया। ये जो गेस्ट है, मान लो यहां पे ये क्रेडिटर की तरह है। उसके बाद दूसरा मोस्टली क्या चलना होता है, ये खातून ने खाना की कोशिश होती है कि उसके बच्चे और उसका हस्बैंड खा ले। ये मान लो यहां पे प्रेफरेंस शेयर से हो गए हैं, और उसके बाद जो बच गया है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अभी मैं मजाक करने लगा हूं, इसलिए तो माशाल्लाह हमारी जो खवातीन अच्छी खासी हेल्दी होती हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं, अच्छा खासा बच जाता है। तो जो बच गया वो हमारे इस खातून खाना है, ये यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। ज्यादा भी बच सकता है, कम भी हो सकता है। अब देखो इसको, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू ऑल सरप्लस एसेट्स आफ्टर रिटर्न ऑफ नॉमिनल वैल्यू टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्रेडिटर्स को वापस दिया, जो बचा शेयर होल्डर में डिवाइड होगा। शेयर होल्डर में पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सर पहले आप, पहले वो, और उनको फिक्स मिलेगा जितना उनकी नॉमिनल वैल्यू थी, और उसके बाद जितना बच गया, लाखों भी हो सकते हैं, काखों भी हो सकते हैं, यानी कि लक्ष्य भी है, कख भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो इनको मिल रहा होगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। बेटा उसके बाद, और दानिश तुझे समझ नहीं आती मेरे बच्चे, हाथ रेस करने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन जो भी हो दिमाग में रखो, लास्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं। बेटा आप बात मजीद डिस्कस करते हैं आखिरी, बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ये याद रखिएगा, ये अलग से क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन है। आई कैप पूछ सकता है कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, आप उनकी क्लासेस किस किस बेस पर बना सकते हो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है आपकी क्लासेस किस किस बेस पर बना सकते हो। इसका खूबसूरत जो आंसर होगा, जिस तरीके से आंसर है, वो पास पेपर के अंदर मौजूद है, वो पास पेपर के अंदर मौजूद है। पूछा किस तरह गया है और आंसर कैसे देना है, इसलिए मेरे बच्चे जैसे किताब में लिखा हो पढ़ लो, लेकिन आपने आंसर जब देखना हो आप पास पेपर के अंदर देखिएगा, बड़े अच्छे तरीके से वहां पे क्वेश्चन और उसका आंसर दिया हुआ है, उस तरीके से याद करना भी आसान होगा। खैर, कहते हैं जो ऑर्डिनरी शेयर है, हमने ये डिस्कस किया था, मान लो ये ऑर्डिनरी शेयर है, ये एक काइंड है ऑर्डिनरी शेयर्स की, ये पूरी काइंड का हम बात करने लगे हैं। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, इसके अंदर मजीद आप डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, और इन डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं, यानी कि काइंड एक, उसमें डिफरेंट क्लासेस, हर क्लास का अपने अपने राइट्स हो सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर मजीद क्लासेस और डिफरेंट राइट नहीं हो सकते, ये हमने जिक्र किया था। अब देखो यहाँ पे कहता है ऑर्डिनरी शेयर्स मे बी ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ऑर्डिनरी शेयर के अंदर मजीद क्लासेस बना सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस के ऊपर, वोटिंग राइट की बेस के ऊपर। जो बंदा ये क्लास ए के शेयर खरीदेगा उसको वोटिंग राइट मिलेंगे, जो बी के खरीदेगा उसको डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेंगे, मान लो इस तरह भी कर सकते हैं, राइट डिस्प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप शेयर, यानी कि मान लो इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं तो इनको 50 वोट मिलेंगे, और जो सी वाले हैं इन्होंने अगर 100 शेयर खरीदे हैं सी क्लास के, इनको 25 वोट मिलेंगे कंपनी की जनरल मीटिंग में। वोटिंग राइट हो भी सकते हैं, सिरे से नहीं भी हो सकते, अगर है बेटा वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू हो सकता है। डिस्प्रोपोर्शनेट कि हमने ये डिस्कस किया था ना, एक शेयर बराबर है एक वोट के, एक शेयर बराबर है एक वोट के, तो 100 शेयर बराबर हुआ 100 वोट के, नहीं आप इसको डिस्प्रोपोर्शनेट भी कर सकते हो। सर जिस इस क्लास के जिसने ए क्लास का 100 शेयर खरीदा उसको 100 वोट, सर जिसने बी क्लास का 100 शेयर खरीदा उसको डिस्प्रोपोर्शनेट, यानी कि जितने वो उतने वो नहीं, सर डिस्प्रोपोर्शनेट 100 शेयर जो बी क्लास के खरीदेगा उसको 50 वोट मिलेंगे, और सर जो सी क्लास के मान लो कि 100 शेयर खरीदेगा
उसको 50 वोट मिलेंगे। और एक क्लास डी है सर, जो इस क्लास के 100 शेयर खरीदेगा सर, उसको 200 वोट मिलेंगे। तो आप बना सकते हो जैसे आपका दिल करे। डिफरेंट इंटाइटलमेंट्स ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड का डिफरेंट हक दे सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई इनको ये जो क्लास वाले लोग हैं, इनको जो डिविडेंड मिलेगा वो मिल रहा होगा, मान लो कि वो इनका जितने इन्होंने शेयर खरीदे होंगे उसका 125% मिलेगा, और जो फलानी क्लास वाले हैं उनको डिविडेंड मिलेगा उसका, मान लो उसका हाफ मिलेगा। तो इस तरह डिविडेंड भी डिफरेंट कर सकते हो मेरे बच्चे। उसके साथ कहता है डिफरेंट इंटाइटलमेंट ऑफ राइट इशू एंड इशू ऑफ बोनस शेयर। इसको देख लो, राइट इशू क्या होता है। सबसे पहले देखो, कहता है इसको भी आप थोड़ा सा बदल सकते हो। राइट इशू क्या है वो देखो, कोई भी कंपनी हो ना मेरे बच्चे, कोई भी कंपनी हो, सबसे पहले जब भी वो नए शेयर इशू करती है ना, सबसे पहले उस कंपनी के अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनका राइट होता है, इसलिए इसको कहते हैं राइट इशू। जब भी नया इशू निकालना है, सबसे पहले जो हमारे करंट शेयर होल्डर होते हैं उनका राइट होता है उन शेयर्स के ऊपर के उनको हम ऑफर करें। हमारी क्लास चल रही होती है ना, हम नए शेयर, हमारे मान लो सारे हम मेंबर हैं, तो हमने नए शेयर इशू किए, सबसे पहले हमने अपने क्लास वालों के, अपने जो मेंबर हैं उनको देना है हक। पहले घर वाले, फिर बाद में बाहर वाले होंगे। हम कह रहे होंगे आजो भैया जिसमें शेयर खरीदने हैं, हम नए इशू निकालने लगे हैं, पहले अपनों को ऑफर दें। पैसा ही लेना है ना, तो अपने के पास से ले लो यार, बाहर से लाजमी लेना है। तो पहला हक होता है राइट इशू का, मतलब पहला अपने मेंबर्स का हक है। उसके बाद आप बाहर के लोगों को ऑफर कर सकते हो, लेकिन आप एक ऐसी काइंड भी बना सकते हो जिसमें राइट इशू ना ही हो। भाई ये वो क्लास है जो शेयर खरीदेगा, उसको हमने जब भी नए शेयर ऑफर किया करने, इसको हमने ये हक नहीं देना कि वो शेयर खरीदे हमारी कंपनी के। और ये जो क्लास है इसके साथ राइट इशू है, ये भी हो सकता है। और बोनस शेयर्स क्या है, समटाइम कंपनी क्या करती है, नया डिविडेंड देने के बजाय लोगों को मजीद शेयर दे देती है फ्री के अंदर। जिस बंदे के पास पहले 100 शेयर है, 25% बोनस शेयर मिलेगा मान लो सब लोगों को। तो बेटा हम ये कह सकते हैं इस क्लास वालों को जब भी बोनस शेयर इशू हुआ करेंगे, इनको मिला करेगा, इनको नहीं मिला करेगा बोनस शेयर्स। इस तरह की क्लास भी हो सकती है। उसके बाद जो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, इनकी क्लासेस भी बन सकती है मेरे बच्चे। वो देखिएगा किस किस बेस के ऊपर। एक तो अक्यूमुलेशन की बेस के ऊपर। सर इसका क्या मतलब था, ये भी तो हमने डिस्कस किया था कि जिस मान लो इस साल में प्रॉफिट अगर नहीं हुआ, हमने डिस्कस किया था कि इनकी हमने एंट्री पास कर लिया करनी है कि फलाना जो बंदा है उसको हमने इतना डिविडेंड पे करना है, उसकी एंट्री पास करके रख ली, 10,000 देना है उसको। दूसरे साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, एंट्री पास कर ली, 10,000 देना है उसको, इस साल का भी और पिछला भी है, अक्यूमुलेट हो गया 20 हो गया। तीसरे साल अगर प्रॉफिट आ गया है तो पिछला 20 भी और उस साल का 10 भी, ये 30,000 हमने पे करना है। ये अक्यूमुलेट होता जा रहा था पिछला प्रॉफिट जो डिविडेंड का बनता था। तो आप प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी मजीद ये क्लास बना सकते हो कि इस क्लास को एक्यूमुलेशन के बेस के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, इस क्लास को एक्यूमुलेशन के बेस के ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसी प्रेफरेंस शेयर आपके पास है, उस क्लास के प्रेफरेंस शेयर आपके पास है जिसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो याद रखो उसी साल में आपको डिविडेंड मिलेगा जिस साल में प्रॉफिट आएगा, पिछले सालों का इकट्ठा होकर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास बेटा ऐसी क्लास के प्रेफरेंस शेयर है जिसके साथ अक्यूमुलेटिव डिविडेंड भी मिलता है, तो उस साल का भी डिविडेंड मिलेगा जिसमें प्रॉफिट आया है और पिछले सालों का भी डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, ये भी हो सकता है। रिडेम्पशन का मतलब क्या है, रिडीमेबल। यहां पे हम डिस्कस करेंगे रिडेम्पशन का मतलब क्या है, यहां पे रिडीमेबल या इररिडीमेबल, रिडीमेबल या इररिडीमेबल, इसको दो बेसिस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे मेरे बच्चे। ये क्या है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल का क्या मतलब है। देखो बेटा, अगर आप हम ये डिस्कस किया था कि हम प्रेफरेंस शेयर्स अगर ऑफर करते हैं तो वो बंदे के पास हम राइट देते हैं कि आप जब चाहो शेयर वापस करके अपना पैसा ले सकते हो, ये रिडेम्पशन का मामला है। ये जो हम शेयर वापस लेकर उस बंदे को पैसे दे रहे हैं, ये रिडीमेबल का ऑप्शन दे रहे हैं उसको। आप प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ही ऐसी क्लास बना सकते हो, उसको कह रहे हो भाई ये वो शेयर हैं जिनको आप वापस करके पैसे ले सकते हो। इस क्लास वाले ये है, इस क्लास वाले जिनको आप कल हमें वापस करके पैसे नहीं ले सकोगे, सारी जिंदगी ये पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट रहेगा, लेकिन क्या है आपको डिविडेंड प्रेफरेंस के ऊपर मिलेगा सबसे पहले आपको। तो आप रिडेम्पशन की बेस के ऊपर भी प्रेफरेंस शेयर बना सकते हो कि ये वो प्रेफरेंस शेयर हैं जिनके साथ रिडेम्पशन का ऑप्शन होगा, पैसे शेयर वापस करके पैसे ले सकते हो। ये वो प्रेफरेंस शेयर की क्लास है जिसके आप शेयर लोगे तो आपको वापस करके शेयर पैसा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो रिडेम्पशन की बेस के ऊपर भी हो सकता है, रिडीमेबल या इररिडीमेबल हो सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर, ऐसी क्लास भी हो सकती है।
यानी कि आपने ऑर्डिनरी शेयर के अंदर ही एक ऐसी क्लास बना दी जिसमें ऑप्शन दे दिया कि कल अगर ये लोग चाहें तो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और एक क्लास ऐसी बना दी जिसको कह दिया कि ये ताहयात प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे, कभी भी इनको आप ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सकते, तो कन्वर्जन का ऑप्शन भी दे सकते हैं। सर हमें ये समझ नहीं आ रही, अगर एक बंदा प्रेफरेंस शेयर लेकर बैठा हुआ है, उसको तो फिक्स डिविडेंड मिल रहा है और उसको जब चाहे अपने शेयर वापस करके पैसे भी ले सकता है, तो वो क्यों मौत को गले लगाएगा, वो क्यों ऑर्डिनरी शेयर लेगा कि वो ताहयात उसमें इन्वेस्ट हो जाए पैसा उसका और उसको फिक्स डिविडेंड ना मिल रहा हो, जब प्रॉफिट आए तभी मिले। देखो बेटा, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत प्रॉफिट कमाती है, और जब इतना सारा प्रॉफिट आ रहा हो, इन लोगों को तो फिक्स डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को। मान लो जिस तरह हमने बात की, एक बंदे का 10% है 1 लाख के ऊपर, तो उसको हर साल कितना मिलेगा, 10,000। और जो बाकी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, उसने भी, उस बंदे ने भी मान लो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, उसको 70-70, 80-80 हजार मिल रहा हो, लाख 1.5 लाख मिल रहा हो, 2-2 लाख मिल रहा हो। अब ये बंदा उनकी तरफ देख रहा होगा, यार ये तो बड़ी याशी में है। अगर तो इसके पास प्रेफरेंस शेयर्स की वो क्लास है जिसको ये ऑप्शन दिया गया था, तो आप फ्यूचर में जाके जब चाहो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। तब ये अगर लालची बन भी गया है कि ये बहुत कमा रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, तो ये भी उसको कन्वर्ट करवा सकता है, भाई मेरे प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दो ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर। लेकिन अगर आपने ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं, ऐसी क्लास के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं जिसके साथ कन्वर्जन का ऑप्शन ही नहीं था, तो वहां पे अगर आप चाहेंगे भी ना कि ऑर्डिनरी शेयर की तरह मैं भी इतना सारा पैसा घर लेके जाऊं, तो फिर आपको, उन्होंने कभी रिस्क भी बेयर किया था, उन्होंने उस वक्त वो ऑर्डिनरी शेयर खरीदे थे, हो सकता है जब लॉस में जा रही हो कंपनी, आज वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर आपका दिल ललचा रहा है, लेकिन आपने उस वक्त गुस्से में आ गए, या गुस्से में क्या, एहतियात में आ गए, आपने वो प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे जिनके साथ कन्वर्जन का ऑप्शन ही नहीं था। अब आप सिर्फ उनको देख ही सकते हो, अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। बेटा ये हमारा आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह हम मंडे को डिस्कस करेंगे। और ये याद रखिएगा 3 दिसंबर को ये मैं टेस्ट का बताने लगा बेटा, हमारा जो टेस्ट है 3 दिसंबर को होगा, और चैप्टर नंबर 13 एमसीक्यू टेस्ट होगा। क्लास टाइमिंग में टेस्ट होगा, याद रखिएगा, और हमारी क्लास नहीं होगी उस दिन, क्लास टाइमिंग में टेस्ट होगा। तो बेटा ये टेस्ट याद रखिएगा, मैं ग्रुप के अंदर भी उसको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। 3 दिसंबर को हमारा एक बड़ा कंप्रीहेंसिव चैप्टर नंबर 13 का एमसीक्यू टेस्ट होगा, सब बच्चों ने लाजमी उसमें पार्टिसिपेट करना है। लो मेरे बच्चे, अब आपके क्वेश्चंस की बारी।